जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? ठीक हो? चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। मैंने आपको जैसे परसों वादा किया था कल कि एक हमारे एक क्लास होगी हिंदी की। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है। आज हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, लीजिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। देखो, अगली क्लास में क्या चलेगा, मेरा एक गुण रहा है और मुझे लगता है किसी भी अध्यापक का होना चाहिए, अपनी पिछली क्लास में बता देना चाहिए कि अगली क्लास में क्या पढ़ा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके दिमाग में सेट रहेगी बात कि हमारी कल को हमारी ये क्लास होने वाली है। तो दिमाग में जब सेट रहेगी आपके कल को, हाँ भाई हिंदी भाषा की विकास क्लास है। जैसे तीसरी क्लास हमारी कौन सी क्लास होगी? जो अपभ्रंश भाषाएं हैं उनका, और अपभ्रंश भाषाओं के साथ जो संविधान में जो हिंदी है और जो हिंदी के विकास में जो योगदान संविधान का रहा, संविधान सभा का योगदान रहा, और विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हमारी थर्ड क्लास के होंगे। जो हमारी तीसरी क्लास होगी उसमें हिंदी और संविधान ये वाला पोर्शन, और आपका जो है अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश ना 7, उनसे कौन कौन सी बनी वो तीसरी क्लास का टॉपिक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। और एक हमारा रहेगा विश्व हिंदी सम्मेलन, उसकी पूरी पीडीएफ भी आपको हम देते रहेंगे, ठीक ना। तो हम उसमें तीनों टॉपिक हमें तीसरी क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, देखो कल मिलेगी। चौथी क्लास से फिर हम उसके बाद देखते हैं, परसों बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको इसमें करेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास देखना, हिंदी क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? क्या हिंदी का है? नहीं ना, हिंदी का नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेरी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी है, भारत का भौगोलिक परिचय है, उसमें भारत का परिचय मैंने बता रखा। तो उसमें मैंने बता रखा कि जो हिंदी शब्द है और जो हिंदू शब्द है और जो हिंदुस्तान शब्द है, ये शब्द फारसी भाषा के हैं, हिंदी के नहीं है। किस भाषा के? फारसी के। सभी बच्चे जानते हैं इस बात, बहुत सारे बच्चे जानते हैं फारसी भाषा के। जो सिंधु नदी है ना, उसका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का, बहुत महत्वपूर्ण। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदी बनी, और हिंदू हिंदी एक ही है। हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान बना। सिंधुस्तान, सिंधु के जो आसपास है उसे सिंधुस्तान कहते थे, शब्द सैंधव कहते थे। सिंधु को फारसी, ईरानी या पर्शियन एक ही देश का नाम है। ईरान का नाम पहले फारस था, उससे पहले उसका नाम पर्शियन था। तो उसी का बोला गया उसको। तो फारसी लोग सैको है पढ़ते थे, सैको है पढ़ते थे। तो जो सैको है पढ़ते थे ना वो लोग, तो उन्होंने हिंदू को, सिंधु को हिंदू पढ़ा, सिंधु को हिंदू पढ़ा। क्या पढ़ा? हिंदू। किसको? सिंधु को। तो यार जो यूनानी थे उन्होंने इंडस बोला सिंधु को। क्या बोला? इंडस। इंडस से क्या बना? इंडिया बना। तो इंडिया जो नाम है ना, इंडिया जो नाम है वो आपका इंडस है, उसे इंडस बोलते हैं। इंडस से इंडिया बना, वो यूनानी नाम है। खैर, ये तो आपका ये किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी का, ये फारसी का शब्द है हिंदी। तो भाषा को कहा उन्होंने हिंदू। तो हिंदी पूछता है, कई बार ऐसा आया एग्जाम में कि हिंदी शब्द जो मिला कैसे मिला? भौगोलिक मिला, भूगोल से मिला। सिंधु नदी से हिंदी बनी है या हिंदू बना है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी हिंदी की, केवल आपकी इसकी कि जो है ये किस भाषा का शब्द है। अब आप जानते हैं हिंदी का जो विकास है वो एक क्रम के तहत हुआ है। आप जानते हैं भारत में ये आप देखो बच्चों, ये हो सकता है कि इसमें ऊपर से लाइट पड़ रही हो आपके, तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, कई बार देखा मैंने वीडियो में। खैर फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको ऐसे ऊपर से ढकने की। ये भारत देश है, यहाँ पर कौन देश है? भारत। ये भारत है, इधर ये मध्य एशिया का देश है, मध्य एशिया। इस मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। जानते हो जिन्हें इतिहास पढ़ा होगा, इस मध्य एशिया कौन भारत में आए थे? आर्य। इस मध्य एशिया में जो आर्य रहा करते थे, मध्य एशिया का मतलब है बच्चों, मध्य एशिया बोलते हैं हम लोग, जो इराक ईरान का जो है ना, इराक और ईरान जो, उसे मध्य एशिया बोलते हैं। उस मध्य एशिया से दो शाखाएं, आर्य जनजाति की शाखा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सर्वजन, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उसका होता है आर्य का। आर्य की एक शाखा तो गई यूरोप की तरफ,
यानी जो आर्य थे, एक शाखा कहाँ गई उनकी, यूरोप की तरफ गई, उससे बोला गया यूरोपियन शाखा, यूरोपियन। यूरोपियन शाखा। जो शाखा भारत की ओर आई उससे बोला गया इंडो ईरानी शाखा, इंडो ईरानी, यानी इंडो और ईरान की तरफ जो आए। जो आर्य गए यूरोप में, कहाँ गई, यूरोप में, वहां पर उन्होंने जो भाषा बोली उसे बोला गया बच्चों लैटिन। क्या बोला गया, लैटिन। उस लैटिन से तमाम भाषाएं बनी। अंग्रेजी आपने कई बार पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं, अब भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। ऐसे हम कई बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, इन्वायर लैटिन शब्द से बना है, ठीक ना, लैटिन शब्द। तो वही जो संस्कृत थी वही क्या हुआ, लैटिन है। तो लैटिन से बनी अंग्रेजी बनी, स्पेनिश बनी, पुर्तगाली बनी, स्पेनिश बनी, पुर्तगाली बनी, अंग्रेजी बनी, इटालियन बनी, रशियन बनी, फ्रेंच बनी। सब किससे बनी, लैटिन से बनी। और जो ये भारत में इधर आए ईरानी, यहाँ जो इंडो ईरानी शाखा थी उससे संस्कृत बनी। जानते हो आप, ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता, कौन सा है, अवेस्ता। वो उसी संस्कृत में लिखा हुआ, जिस संस्कृत में कि वेद लिखे हुए हैं। और आप जानते भी होंगे, आपको बता दूं मैं, उस अवेस्ता में हमारे जो देवता थे, कौन, अरुण देवता, उनका नाम हरमुज आया, हरमुज, उनको हरमुज कहा गया है, ठीक ना। और उनको ये पूछा गया क्वेश्चन है, और उनको हरमुज कहा गया। खैर, संस्कृत थी जो यहाँ बोली उन्होंने। तो संस्कृत से तमाम भाषाएं हमारी बनी है, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, ठीक है, उड़िया, सब किससे बनी है, सब संस्कृत से तो बनी है सारी। तो यानी संस्कृत के जो मूल शब्द रहे होंगे और जो इसके मूल शब्द होंगे वो एक होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बच्चों एक होंगे। जैसे ज्योमेट्री, हम बोलते हैं ना ज्यामिति, ज्यामिति मतलब क्या, ज्योमेट्री, ज्यामिति संस्कृत में, ज्योमेट्री किसमें बोलते हैं, हिंदी में, संस्कृत में। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमति कैसे बना, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमति, भाषा का समानता कि नहीं है। हम बोलते हैं कलम, कि भाई आम की कलम लगा दो, वो बोलते हैं क्लोम। क्या बोलते हैं, क्लोम, वो बोलते हैं क्लोम। हम बोलते हैं कलम, वो बोलते हैं क्लोम। भाषागत समानता है कि नहीं है, कलम, क्लोम, क्लोम रहते हैं ना, क्लोम होते हैं, भेड़ का क्लोम बना, सबसे पहले भेड़, डोली भेड़, डोली भेड़ थी, भैंस का बना समरूपा, कल्पना नाम का क्लोन। आज भी क्लोन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो दोनों में भाषा का समानता होगी, किसमें, संस्कृत लैटिन वाले में और संस्कृत वाले में। मात्र बोलते हैं, मदर बोलते हैं, भ्राता बोलते हैं, भ्राता, ब्रदर, मात्र मदर, पितृ, फादर, भ्राता, ब्रदर। तो भाषागत समानता है। मेरा सिर्फ प्रयास ये है कहने का कि ये लोग और ये लोग एक ही लोग थे, यानी हम यूरोपियन ही थे एक प्रकार के, वो वहां चले गए, हम इधर आ गए। इस तरह की इतिहासकारों ने व्याख्या करी है, ठीक है। तो संस्कृत भारत में आई, अब हम यहां से चलेंगे। अब ये हमारा आधार है चलने का, कौन सा, संस्कृत। इस संस्कृत से जो जो चीजें हुई अब वो देखते हैं। संस्कृत, जो संस्कृत है आपकी, उस संस्कृत को आधार मानकर हम जो हिंदी भाषा का है उसको हम तीन चरणों में बांटते हैं। पहला हमारा चरण आता है, जैसे हम बोलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो काल रहा है वो आप जानते होंगे, 1500 बीसी, 1500 बीसी से कब तक, 500 बीसी। बीसी बोले तो बच्चों बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ना कि बिफोर क्राइस्ट बोलेगा। ये है। दूसरा जो इसका है उसे बोलते हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन सभी किताबों में मिल जाएगा आपको, हर किताब में ये होता है, मध्यकालीन आर्य भाषा। ये तो बस लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं। मध्यकालीन आर्य भाषा, ये 500 बीसी से, 500 बीसी से 1000 एडी, 1000 एडी, इसको नहीं बदला गया है, इसको, हाँ इसको भी बदल दिया गया है, मैं बताता हूँ आपको, इसका भी नाम एडी का नाम बदल दिया गया है। अब नाम बोलते हैं इसको
आफ्टर कॉमन, ये बीसीई है, ये ना, ये बीसीई बोलते हैं इसको, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा। ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया है आधार, उससे पहले का समय, उससे बाद का। ईसा मसीह से जन्म से 500 साल का पहले और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद तक, यानी कुल 500 साल तक मध्यकालीन आर्य भाषा रही। तीसरी भाषा है आपकी आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, तो आधुनिक जो आर्य भाषा है वो 1000 बीसीई से लेकर, बीसीई बिफोर कॉमन एरा से लेकर वर्तमान तक है, ठीक है ना। ये किताब है, ये आपको किताब में मिल जाएगा। देखो, राम कथा, भगवत गीता, भगवत पुराण में एक ही विषय लिखा गया है और उनकी व्याख्या करने वाले हजारों गुरु हैं, हजारों की संख्या में। बस व्याख्या करने का तरीका अपना सबका अलग अलग है। वही हिंदी है, वही क्या लाएगा कोई अध्यापक वर्णमाला में उठाकर, क्या लाएगा कोई अध्यापक भाषा के विकास में उठाकर अलग से, जो है वही तो है। बस बताने का और समझाने का तरीका वो सबका अलग अलग है, वो सब गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ मेहनत से भी आता है, ऐसे नहीं सब गॉड गिफ्टेड, मेहनत से भी आता है, हम लोगों ने मेहनत से सीखा है, ठीक ना। हम लोग कह नहीं सकते हैं कि आप सब भी पहले गधे ही होते हैं और धीरे धीरे मेहनत करके ही घोड़ा बनने का प्रयास करते हैं। अब कितने लोग घोड़ा बन पाते हैं ये आप जैसे लोग तय करते हैं, कि आप ही बताएंगे, आप ही हमारे मानक हैं, आप ही हमारा आधार है बताने का कि कौन गधा है और कौन घोड़ा है, ठीक है। तो सभी चीज वही है, बस बताने का तरीका थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है। क्योंकि कोई बच्चे कहेंगे अरे वही तो है जो पहले वाले मास्टर ने पढ़ाया था, बिल्कुल वही होगा, क्या बदलेंगे, कोई बदल सकता, तरीका बदल जाएगा, कुछ सूचनाएं अलग मिलेगी आपको हर अध्यापक। क्योंकि जब हम आप एक किताब पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर आप 10 बार पढ़ो, 10 बार आपको हर बार नया पॉइंट मिलेगा। 10 अध्यापक से पढ़ो, हर जगह आपको नया पॉइंट मिलेगा। 99% पॉइंट हो सकता है आपको पुराने मिले, 1% आपको नया पॉइंट जरूर मिलेगा। यही आप एक पेज पढ़ो, जितनी बार पेज पढ़ोगे उतनी बार आपको नया पॉइंट मिलेगा। यही अध्यापक का होता है। तो चीजें तो वही होती हैं, वही पेज है, वही सबको लेंगे, वही पढ़ेंगे, तरीका सबका अलग अलग। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं आपको। अब 3 चीजें हैं इसमें, सबसे पहले हेडिंग आपका ये होना चाहिए, प्राचीन आर्य भाषा 1500 से लेकर 500 बीसी। चलिए, तो प्राचीन आर्य भाषा हम लोग पढ़ते हैं 1500 बीसीई से लेकर कब तक का, 500 बीसीई तक का काल, 1500 से लेकर 500 बीसी तक का काल पढ़ते हैं। लगभग कितने साल, 1000 साल। ये वैदिक काल है इतिहास की नजर में, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का टाइम है। ये आर्य का बसने का समय है। आर्य भारत में आ रहे थे, कबीलों के रूप में आए, धीरे धीरे बसे। तो जब भारत में आर्य बसे होंगे आकर, जब भारत में आर्य आए होंगे, तो यहां पर जो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे, कहां बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे आर्य। जब यहां बसे तो यहां भी तो लोग रहते होंगे, अकनी रहते होंगे, यहां भी तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, अकनी रहते होंगे, चोटियां भी होंगी उनके ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ भी तो बहुत सारे लोग रहे, तो वो भी तो भाषा बोलते होंगे, यस वो भी बोलते होंगे। आर्य श्रेष्ठ थे, वो अपनी भाषा को सबसे अच्छी भाषा मानते थे, किसी के साथ साझा नहीं करते थे, वो संस्कृत बोलते थे। बहुत लंबे समय तक भारत में आम पब्लिक भी संस्कृत बोलती थी। कालिदास ने जो अपने नाटक लिखे हैं, उन नाटकों में जो आम जन दिखाया गया है, मतलब बताया गया आम जन के बारे में, आम जन में जो संवाद है वो संस्कृत के संवाद है। देखिए आप, गुप्त काल में कालिदास ने जब नाटक लिखे तो उस काल में भी लोग संस्कृत बोला करते, यानी आम पब्लिक संस्कृत बोलती थी। कितने विद्वान थे उसमें, हम लोग आज भी विद्वान ही हैं, इस बात की कमी नहीं है। तो कितने विद्वान थे, यानी आम पब्लिक भी संस्कृत बोलती थी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं रहा, जो लोकल लोग रहे होंगे सब चांदो प्रदेश में आकर, सब चांदो का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सब चांदो कौन सा है। सब चांदो का मतलब है कि जैसे आप जानते हैं ये आपका कश्मीर का एरिया है, ठीक है, ये जो आपका कश्मीर है, यहाँ पे एक नदी चलती है, आप जानते हैं कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कुछ नदी उसमें आके ऐसे मिल जाती है, ऐसे करके, ऐसे 1 2 3 4 5, ये बाउंड्री है, ये 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5। पंजाब क्या बन गया, पंजाब, एक सिंधु होगी, 6 ऊपर से नदी, तो मतलब सप्त सैंधव प्रदेश, यहीं बसे पहले आर्य आकर, इसी क्षेत्र में बसे। तो यहाँ पे और भी तो लोग रहे होंगे, वो भी तो कुछ बोलते होंगे,
तो दोनों पहले संस्कृत आर्य की भाषा है, आम पब्लिक की भाषा, उसमें संस्कृत नहीं थी, वो दूसरी भाषाएं बोलते थे, उस भाषा के बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं है। तो इस काल में जाके जो मैंने आपको बताया 1500 बीसी से लेकर जो 500 बीसी तक का जो काल है, उस काल के यही लोग बसे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले गए, जितना आगे बढ़ेंगे बढ़ते चली जाएंगी चीजें, बदलती चीजें। तो 1500 से लेकर 1500 से 800 के आसपास लौकिक संस्कृत का जन्म। कौन से बच्चों? लौकिक संस्कृत जन्मी। लौकिक संस्कृत आप समझ गए मतलब, लौकिक मतलब क्या? लोगों की संस्कृत, लोक यानी पब्लिक की संस्कृत। लौकिक शब्द को पहली बार भाषा दिया है नाम महर्षि पाणिनि जी ने, पाणिनि जी। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ये पहली व्याकरणिक पुस्तक है संस्कृत की, या कह लो हिंदी की पहला व्याकरणिक ग्रंथ है। पतंजलि का महाभाष्य, इस पर लिखा गया महाभाष्य, वो बात की है। तो पाणिनि ने जो लौकिक जो संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत, इसी पहली बार भाषा कहा। क्या कहा? पहली बार भाषा, लौकिक संस्कृत। इससे पहले जो ग्रंथ है हमारे, जो वैदिक ग्रंथ है, जिसमें वेद आते हैं, वेदों के बाद ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण के बाद अरण्यक आता है, अरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं, इन्हें वैदिक साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य के बाद वेदांग आते हैं। क्या आते हैं? वेदांग। ये सभी चीजें संस्कृत में ही लिखी गई हैं, ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई। वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने ही छंदस भी कहा है। क्या कहा? छंदस। किसको? वैदिक संस्कृत को। वो कब से कब तक थी? वो थी आपकी 1500 से लेकर 800 तक। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, इसी में हमारा सारा वैदिक साहित्य लिखा हुआ है। वैदिक साहित्य में क्या कहता है? ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, सामवेद आता है, अथर्ववेद आता है। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए, ग्रंथ ब्राह्मण को समझने के लिए अरण्यक जंगलों में लिखे गए, रहस्यात्मक ग्रंथ है। फिर उपनिषद है, जो हमारी संस्कृति का आधार है। कितने उपनिषद? 108 उपनिषद थे, उनमें 12 उपनिषद प्रमाणिक है, जिस पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। तो ये वैदिक संस्कृत है, जो ये साहित्य इसी पे लिखा गया है। तो उसके बाद जो बना, ये बने आपकी लौकिक संस्कृत। क्या बनी? लौकिक संस्कृत। ये लौकिक मतलब क्या है? ये भारत की पहली देसी भाषा है। पहली देसी भाषा मतलब प्रथम प्राकृत, बताओ लिखूंगा आपके। तो ये लौकिक संस्कृत, ये लोक और संस्कृत आम जन की भाषा और संस्कृत आपस में जुड़ गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब भैया कहाँ गोइंग हो रहे हो? अरे गोइंग बोल रहे हो कि कहाँ जा रहे हो बोल रहे हो, यानी गोइंग भी हो रहे हो। यानी हम लोग कुछ शब्दों को तो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है। अब कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द है, नॉलेज अंग्रेजी का शब्द है, बोल हिंदी में रहे हैं, तो इंग्लिश है ये। क्या है? इंग्लिश। तो ऐसी भाषा आपस में मिक्स होती रहती है, ये तो समृद्धि का आधार है। तो भाषा जब मिक्स हुई तो लौकिक संस्कृत बनी, संस्कृत जो आम पब्लिक बनी तो लौकिक बन गई। वो जो पहली लौकिक संस्कृत बनी वो थी आपकी पाली। कौन सी थी? पाली। और पाली ही है प्रथम प्राकृत। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्राकृत कौन सी है? पाली है। द्वितीय प्राकृत जो प्राकृत है उसे बोलते हैं, और तृतीय प्राकृत जो है वो अपभ्रंश है। याद रही की बात। तो प्रथम प्राकृत कौन सी है? पाली। कौन सी? लौकिक साहित्य है। कब से? 800 से कब तक? 500 तक। किसने कहा? पाणिनि की पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी में सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ठीक ना? ये हमारी बात होगी वैदिक संस्कृत की, यानी कहां से 500 से लेकर 500 तक के बीच की। सिर्फ दो फैक्ट याद रखने, जो वैदिक साहित्य है आपको वो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। जो वैदिक साहित्य है यानी जिसमें वेद वगैरह उपनिषद वगैरह आते हैं। जो बाकी लौकिक संस्कृत है, जो पाली है, ये आम जन की पहली भाषा थी ना, पहली लौकिक भाषा थी, आम जन की भाषा, पहली देशी भाषा पाली। पाली कोई ऐसे जैसे हिंदी है, पाली भी संस्कृत जैसी ही है। कभी आप कोई पाली ग्रंथ देखना, हमारे कई मित्रों ने यूपीएससी की तैयारी पाली लेकर करी है और बड़े अच्छे नंबर उनको पाली में मिले हैं, और वो संस्कृत के विद्वान थे तब वो पाली पढ़ सके। अगर हम ऐसी संस्कृत हम जानते नहीं, संस्कृत का व्याकरण नहीं जानते, तो हम पाली नहीं पढ़ सकते। पाली पढ़ने के लिए आपको संस्कृत का व्याकरण जानना ही होगा, अनिवार्यता है। तो पाली संस्कृत का ही रूप है एक प्रकार से, पर ये आम जन की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए। और पाली भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया, बच्चों जानना, श्रीलंका का दीपवंश था। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश, ये दो ग्रंथ हैं जो श्रीलंका के कहे जाते हैं, दीपवंश और महावंश। ये पाली भाषा में ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया है। किसमें दिया है? पाली भाषा में, आम जन की भाषा थी पाली भाषा। तो ये कई सारे पॉइंट हो गए, ये सब मैंने आपको बताया दिया, आप देख सकते हो। चलिए, ये तो हो गया हमारी वैदिक संस्कृत। कब से कब तक होगी? 500 से लेकर 500 तक का सारे काम होंगे इसमें। तो
चलिए अब दूसरा हमारा है मध्यकालीन। मध्यकालीन हमारी है कब, 500 बीसी से लेकर बीसीई से लेकर कब तक, 1000 बीसीई तक। देखो बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल में, बिल्कुल, क्योंकि देखो जितने भी हम आपका एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उन एग्जामों में यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, पेट का एग्जाम, यूपी पीसीएस की प्री की हिंदी, आरओ एआरओ की हिंदी, लोअर की हिंदी, लोअर जो पीसीएस की हिंदी होती है वो हिंदी, या अन्य वनडे एग्जाम की हिंदी, सब इस हिंदी से कवर हो जाएगी। अगर हिंदी टीजीटी और पीजीटी की पढ़नी है तो ये जो क्लास है जो मैंने अभी ली 3 दिन चलती है टीजीटी पीजीटी की हिंदी के लिए, क्योंकि वहां पर अपेक्षा की जाती है कि आपसे इसके अंदर से पूछे। तो ये मत सोचना कि अगर आपको मैं टीजीटी पीजीटी की हिंदी पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। फिर वैदिक संस्कृत के भी अंदर कई पार्ट हैं, जो लौकिक संस्कृत है ना पाली, उसके अंदर कई सारे पार्ट हैं जो अष्टाध्यायी में उल्लेख हुआ है। तो वो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। हमेशा टू द पॉइंट रही है, और ये टीचर पर डिपेंड करता है कि कितना टू द पॉइंट रहता है, यानी उसकी डेप्थ कहां तक जा सकती है, एग्जामिनर की डिमांड कहां तक होती है। हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ोगे, क्योंकि हम उन्हीं लोगों में से हैं जो पेपर सेट करते हैं, हम नहीं करते, पर हम उनके लेवल का सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं कि वो हम लोगों का जो समय रहा है वो लोग उसी समय में रहे, तैयारी करी। आज वो कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ा अध्यापक है, तो यही तो पेपर सेट करते हैं ये लोग। तो वो हमारी तो एज लेवल के हैं, तो हम उनकी एज लेवल तक का, उनके दिमाग तक का सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो बच्चों से कैसी अपेक्षा करते हैं, बच्चों को क्या पता होना चाहिए। अब ये नहीं, अब वैदिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत के जो लौकिक संस्कृत के जो 5 पार्ट हैं उन पांचों पार्टों का बताओ, कभी नहीं आने का, कोई जरूरत पढ़ने की है ही नहीं। ऊर्जा का अनावश्यक व्यय मत कीजिए, सिर्फ जो जहां तक हम आपको ले जाए, जहां तक हम डूबे बस वहीं तक डूबिए। तो गहराई तो बहुत है, कितनी गहराई में चले जाइएगा। मैरिना ट्रेंच है, मैरिना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास सबसे गहरी खाई है समुद्र के अंदर, डूब जाइएगा उसमें, कुछ ही हासिल नहीं लगेगा आपको। रहिए, एक लेवल तक रहिए, मजबूत कीजिए। जो एग्जामिनर की डिमांड है ऐसा अध्यापक चुने जो एग्जामिनर के माइंड तक पहुंच सके, उसके दिमाग से खेल सके, उसके मनोविज्ञान से खेल सके, वहां तक आप जाइए। 22-23 साल के बच्चे क्या खेलेंगे दिमाग से, क्या जानते हैं कैसे पेपर सेट होता है, जानते हैं? हम बताएंगे आपको कैसे पेपर सेट होता है, क्या अध्यापक क्या पूछ सकता है, क्या वो बच्चों से अपेक्षाएं क्या करते हैं पूछने की, कैसे बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं पूछने, कैसे पेपर सेट करते हैं, उस लेवल तक पहुंचना है। तभी डिस्कवरी स्टडी सर्किल का रिकॉर्ड रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड रहा है हमारे यूपीएसआई का 2013 का बैच और 16 वाला बैच। 2013 में तो हमारे पास क्योंकि स्टार्ट ही किया था, लगभग 17-18 बच्चे थे, सभी के सभी बच्चे ऐसा ही हैं आज, सब बच्चे उस बैच के ऐसा ही हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, है ना। और वो बच्चा उसमें सबसे होशियार था, उसी का नहीं हुआ, बाकी जो वो भी होशियार थे, जो और थे, पर उसके नंबर ज्यादा थे तो वो नहीं हो पाया, किस्मत हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, और बाकी सबका हो गया। उसके बाद जो ऐसा आई उसमें से दिल्ली पुलिस में तमाम बच्चे हमारे यहाँ के, लेखपाल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनर तक सोचते हैं, हमारी पूरी टीम है। अभी आगे मैथ की क्लास भी होगी, रीजनिंग की क्लास भी होगी, संस्कृत की क्लास भी हम लोग कराते हैं, तो हमारी पूरी टीम है, हम उस लेवल तक जाने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछ सकता है, क्या ट्रेंड चल रहा है। और हम जानते हैं जो बच्चा नहीं पढ़ता वही एग्जाम में आता है, और जो बच्चा छोड़ता है अखियार नहीं आने का वही आता है। इसलिए और जहां कंफ्यूजन होता है वो आता है, तो आप ध्यान रखिए, जो छोड़ने का मन कर रहा है उससे मत छोड़िए, पर जब मन ही छोड़ने का है तो करेंगे कैसे, हम करेंगे उसको। जो आपका छोड़ने का मन करना है हम जबरदस्ती करेंगे आपको, तभी वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। यानी 100 में से 60, 65, 70 तो सब कर लेते हैं, किताब पढ़ लीजिए ल्यूसेंट की सामान्य किताब, सब कोई कर लेगा। इंपॉर्टेंट चीज है 80 से ऊपर जाना, उस 10 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, 5 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए रात दिन एक करनी पड़ेगी। 1 साल लग सकता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लग सकते हैं केवल 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ाने में, और 70-75 करने में समय लगता है। 1-2 किताब पढ़ लीजिए, सामान्य ज्ञान की या हिंदी की तो पढ़ लीजिए आप। 100 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में किसी भी चीजों से आते हैं, मैथ रीजनिंग के मिला के, तो 70-75 तो आम पब्लिक, पब्लिक कह रहा हूं मैं, पब्लिक पब्लिक कर लेती है। अब वाह भाई वाह, भाई ने तो मजा कर दिया, कुछ नहीं, तुम सब दिन भर पढ़े और मैं बस 2 किताब पढ़ी मैंने और कुछ नहीं करा, और मेरा जो है भाई का 75 क्वेश्चन करके आया। क्या फायदा है 75 का, पब्लिक ने कर रखे 75 क्वेश्चन। बात तो 80 से ऊपर की जाने की है ना, 80 से 85 5 बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष, और 85 से 90 जाने के लिए आधे संघर्ष करना, और आप समय वही आ गए।
देख लीजिए यूपीएसआई की मेरिट, एएसआई की मेरिट देख लीजिए, यूपीएसआई की मेरिट इतनी ऊपर जा रही है। बच्चे पढ़, ऐसा नहीं है कि वो तो अलग बातें होती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब तो स्कोर हो रहा है इतना। 130-32 स्कोर तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का है, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और 110 स्कोर सभी का है। हर बच्चा कितना 110, भाई के 110 है, 105 है, अरे 110 5 तो सभी कर लेंगे, उससे ऊपर करिए ना, 120 तक जाइए, 130 तक जाइए, 125 तक जाइए, ये है बात। तो वहां तक जाने के लिए आपको बहुत गहरे में भी नहीं जाना और बहुत ऊपर भी नहीं रहना, एक एवरेज। और एवरेज जो मिलेगा ना आपको कहां तक रहना है, वो हमारे जैसे लोगों के साथ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद। चलिए 500 बीसी से 1020 तक का पढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो काल इसका 500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का, इसकी जरूरत नहीं है, काल का नहीं पूछने का काल। तो इस दौरान क्या क्या होगा, एक तो इस दौरान मैंने आपको बताया पाली बन चुकी थी पहले, जो प्रथम प्राकृत है, प्रथम प्राकृत है, पाली बन चुकी थी, आम जन की भाषा थी पाली, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। इसी पाली के बाद फिर जो है 500 बीसी से लेकर 1001 बीसी का मतलब एक एडी एसी आफ्टर कॉमन एरा के आसपास, यानी कौन सा, जब सातवाहन काल था, कौन सा, जब कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जब शक सातवाहन कुषाण इनका काल था, ये वो काल है। उस काल में जाके द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत अपनी पूर्ण अवस्था में, इसे हम प्राकृत बोलते हैं। हालांकि इससे पहले ही इस दौरान 500 से लेकर एक आफ्टर कॉमन एरा था, इस बीच में ये विकसित हो चुकी थी, इसे हम प्राकृत बोलते हैं, इसे इसे अर्धमानव भी बोलते हैं। इसी में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, ये भी आम जन की भाषा थी। अशोक ने अपने अभिलेख द्वितीय प्राकृत प्राकृत में लिख पाए। अशोक के अभिलेख जो है 4 लिपि में है, पर अधिकतर की भाषा कैसी है, प्राकृत भाषा है, क्योंकि आम जन की भाषा प्राकृत थी, उसको लोग समझते थे। बहुत समय तक राजकाज की भाषा रही, गुप्त काल में यही रही, मौर्य काल में यही रही प्राकृत। तो प्राकृत बहुत लंबे समय तक राजकाज की भाषा बनी, इससे इसका बहुत विकास हुआ प्राकृत का। अशोक का अभिलेख इसी में ही है। संस्कृत में जो पहला अभिलेख है जानते हो, वो रुद्र दमन का अभिलेख है, रुद्र दमन का, ये संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख रखना, ये संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। और अशघोष पहले बौद्ध विद्वान है जिन्होंने संस्कृत में लिखा बौद्ध साहित्य, उससे पहले सारा बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है। अशघोष पहले विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत में अपना बौद्ध साहित्य लिखा था, और रुद्रदामन पहला भारतीय नरेश था जिसने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरिनार अभिलेख लिखवाया था। ये आपकी बात याद रखिएगा। तो इस तो द्वितीय प्राकृत है इस काल में, ये आप याद रखिएगा। ये कौन सा 1 BC के आसपास, इसी द्वितीय प्राकृत से फिर तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत को बोलते हैं हम लोग अपभ्रंश। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं, अपभ्रंश। ये अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, क्या स्वरूप, बिगड़ा हुआ रूप। ये तृतीय प्राकृत है, द्वितीय प्राकृत प्राकृत है, और प्रथम प्राकृत पाली थी जो मैंने आपको बता दिया। तो ये अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश का जो विकास हुआ वो 1000 ACE, अच्छा मैंने BC इसको ACE आफ्टर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा बोलते हैं इसको। तो 1000 ACE के आसपास अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, और हमारे भारत में ऐसी 7 अपभ्रंश मिलती हैं। कितनी मिलती है, 7। शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसेन यानी जो मथुरा उसके आसपास थी, शोरसैनी अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश जो हमारे 1000 ईस्वी के आसपास बनी है। तो ये हमारा जो है 1000 तक का काल हो गया। इसमें सिर्फ 3-4 फैक्ट याद रखें, जाते की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। प्रथम प्राकृत तो पाली हो गई थी, द्वितीय प्राकृत कौन सी, प्राकृत महात्मा महावीर साहब ने अपने उपदेश दिए, अशोक के अभिलेख इसी में है। इसी दौरान प्राकृत बहुत लंबे समय तक राजकाज की भाषा बनी रही प्राकृत में। और आप जानते हैं ये संस्कृत के अभिलेख जो मैंने आपको बताया अभी, और द्वितीय प्राकृत तृतीय प्राकृत अपभ्रंश बनी। अब जो 7 अपभ्रंश है ये इंपॉर्टेंट है, ये 7 के साथ जाननी पड़ेगी आपको, कौन सी अपभ्रंश से कौन सा विकास हुआ। शोरसैनी अपभ्रंश से, जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी है, यही वास्तव में हमारी जननी है हिंदी की। शोरसैनी जैसे अपभ्रंश के बाद अवहट बनी थी, अवहट बनी, ये अपभ्रंश का भी अगला रूप है,
अगला बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए अब जो हमारी जो तीसरी क्लास होगी हिंदी की, उसमें हम इन अपभ्रंश और अवहट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो 7 अपभ्रंश हैं उस क्लास में हम ये 7 के 7 अपभ्रंश पढ़ेंगे। और अपभ्रंश क्योंकि हमें केवल बतानी है कौन सी अपभ्रंश किससे बनी, इसमें कुछ हो जाता है तो करना नहीं है। क्षेत्र कौन सा याद रखना है हमको, कौन से क्षेत्र में थी। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा तीसरी क्लास में, वो होगा संविधान और हिंदी। यानी संविधान में हिंदी कहां-कहां दे रखी है और कैसे-कैसे हिंदी बनी, हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, संविधान सभा में किस व्यक्ति ने हिंदी को राजभाषा बनाने का लिए सबसे पहला प्रस्ताव दिया, किसने किया था। तो संविधान और हिंदी जो होगा हमारा तीसरी क्लास का टॉपिक होगा, उसमें हमारा अपभ्रंश भी होगा। और अगर तीसरी में खत्म होगी तो ठीक है, तो हम उसमें टॉपिक भी ले लेंगे, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो अभी कुछ दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में बता दूंगा। हो सकता है उसके लिए हमें चौथी क्लास लेनी पड़े, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, कैसे कैसे विकास हो रहा है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो क्योंकि देखो जब सारी चीजें एक साथ चलती है क्रम के साथ, तभी चीजें समझ में आती हैं। आप भारतीय मूवी को देखिए, भारतीय फिल्मों को देखिए, सब उसमें शुरू से आप लास्ट तक जुड़ जाइए आप शुरू में उसमें, तो लास्ट तक पता चल जाएगा आपको, शुरू में हीरो ये करेगा, फिर ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो ऐसी ही पिक्चर बननी चाहिए। अब आप हॉलीवुड की मूवी है, बीच में नहीं देखा, समझ में नहीं आने का, ना पहले समझ में आने का, ना बाद में समझ में आने का। केजीएफ 2 है, बीच में जाके बैठ जाओ केजीएफ 2 में, समझ में नहीं आने का, इससे पहले क्या था, इसके पहले क्या था। इसलिए केजीएफ पहले देखी होगी, तब केजीएफ सेकंड समझ में आएगी। या किसी पूछे भाई ये क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा ये था, तब उसको समझ में आएगा। पर हम जो आपको पढ़ेंगे वो क्रम से पढ़ाएंगे, एक के बाद एक। बीच में कहीं आ जाओ, बीच में कोई एडमिशन ले लो आके, सब समझ में आएगा, सब धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।